हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अफसर सर्कल में। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स भंडारा सीरीज का तीसरा नंबर वीडियोज़ देख रहे हैं। तीसरा दिन है आज हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। आज आप जो है जो कमियां कल और पहला दिन जो है दिखी थी 2 दिन, वो सब जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया, टेलीग्राम चैनल पे बताया, उसको हम पूरा करने का आज कोशिश किए हैं। ठीक है, अंत तक जुड़े रहिएगा। जितना भी करंट है बहुत ही धमाकेदार है। इसके साथ आपको स्टैटिक पोर्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा कि जो भी करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन होगा स्टैटिक, ठीक है, उसको भी हम बताएंगे, उसको लिखेंगे भी। आप लोग कोशिश कीजिएगा नोटबुक में नोट कर लेने का, ताकि आपको जो है मंथली करंट अफेयर्स में ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी तैयार होता जाए। तो चलिए आज के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 सितंबर के तक किस शहर में हुआ है। यानी 43 नंबर का जो है आसियान शिखर सम्मेलन 5 से 7 सितंबर तक जो है किस शहर में हुआ है। 5 से 7 सितंबर तक किस शहर में हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है जाकार्ता, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और दिल्ली। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका सही आंसर हो जाएगा जकार्ता। ठीक है, ये जो आसियान है ये है क्या। ठीक है, इसके स्टैटिक पोर्शन में देखते हैं। हम जो बोलेंगे उसको आप लोग को नोट करना है। ठीक है, तो आसियान जो है, आसियान इसका फुल फॉर्म होता है, हम बोल देते हैं फुल फॉर्म, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन। ध्यान रखिएगा क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन। सभी लोग नोट कर लीजिए। आसियान दिवस कब मनाया जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आसियान दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोग नोट करते जाइए दाएं दाएं। ठीक है, 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आसियान में अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है, कि आसियान दिवस हो गया, आसियान का फुल फॉर्म हो गया। अब बताइए कि आसियान जो है इसमें कुल कितने देश हैं। अगर आसियान में देश की संख्या पूछ दे तो क्या मारेंगे आप लोग। आसियान में टोटल देश, नंबर ऑफ देश जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 10 देश हैं। 10 देश का नाम अगर कभी पूछ दे तो हम नाम अभी बताते हैं 10 का 10। आप लोग उसको नोट कीजिए कॉपी में। कितना हम लिख नहीं सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम स्टैटिक पोर्शन बहुत ही ज़्यादा करवाने वाले हैं। ठीक है, तो 10 देश में है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। आप लोग वीडियो को, जो लोग को लगता है बहुत ज़्यादा फास्ट है वो स्लो करके देख लेंगे, और जो लोग को लगता है ज़्यादा स्लो फास्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो 10 के 10 देश हो गया आसियान में। ठीक, आसियान का फुल फॉर्म क्या बताए थे, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन। ये 43वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, जकार्ता में। हिंदी में अगर दे दे आसियान का फुल फॉर्म तो वही दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। ठीक है, ये सभी तो सभी लोग जानते हैं। आसियान का आदर्श वाक्य कोई आदमी कमेंट सेक्शन में बताइए, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है। आसियान जो है ना ये समूह, अभी हम स्थापना इसका जो है आसियान दिवस बताए 8 अगस्त। ठीक है, बहुत लोगों के लिए यूनिक होगा, 8 अगस्त बताए। हमें ये बता दीजिए कि आसियान की आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, आसियान का आदर्श वाक्य कोई व्यक्ति बता सकते हैं क्या। चलिए हम बता देते हैं, इसका है वन विजन। ठीक है, लिख भी देते हैं, वन विजन, वन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोग याद रखिएगा, हम बोल ही देते हैं, उसी में फ़ायदा है। वन विजन, वन मतलब एक विजन होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए और एक कम्युनिटी होनी चाहिए। ये जो 10 हैं आसियान देश, इसके ये जो है आदर्श वाक्य हो गए। तो आप ये लोग टोटल के टोटल लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। अभी हाल ही में जो है इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो ये जो उत्तराखंड है, आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड के देहरादून में, गांधीनगर नई दिल्ली गोवा दिया था ऑप्शन में, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड के जो सीएम है, यूके के जो सीएम है, क्या नाम है यूके के सीएम का, कोई लोग बताइए। यूके के सीएम वर्तमान में कौन है, पुष्कर धामी। कौन है, पुष्कर सिंह, पूरा नाम याद रखिए, पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने ये जो है दिसंबर महीना में, अभी जो दिसंबर आने वाला है उस महीना में रखे हैं, क्या रखे हैं, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन इसलिए रखे हैं कि उत्तराखंड जो है यहाँ बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं। तो घूमने जो आते हैं तो पर्यटक का ध्यान इधर आकर्षित होता है, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको डेवलप करेंगे इस एरिया को। तो ये पर्यटकों के लिए ऐसा अनुमान लगाया उन्होंने कि 2.5 लाख करोड़, कितना लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ रुपया आने की उम्मीद है। ठीक है, किनके हिसाब से, पुष्कर धामी के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। तो ये था
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लगा 3 नंबर का क्वेश्चन है आज का। इसका सही आंसर तो आपको पता हो गया है, देहरादून होगा। आज का नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है। ये देखिए यहाँ से पता चल गया होगा आपको कि कौन 2 टीमें लड़ी थी और किसने जो है जीता होगा। ऑप्शन में दोनों AB में दिख रहा है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब जो है पाकिस्तान को हरा के भारत ने जीता है, ठीक है। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था। ये जो मैच होती है तो जैसे आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते होंगे तो क्रिकेट में देखते होंगे कि टाई हो जाता है मैच, बिल्कुल ये मैच टाई हो गया था। 4-4 से दोनों टीम बराबर पर था, 4-4 से। तो क्रिकेट में भी सुपर ओवर होता है ना, बिल्कुल इसमें भी सुपर ओवर की तरह जो है पेनल्टी शूट आउट होता है, आपको पता होगा। तो पेनल्टी शूट आउट में भारत ने पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया था। किस में हराया? पेनल्टी शूट आउट में, ध्यान रखिएगा इस सबको। अब ये पेनल्टी शूट आउट में 2 गोल जो मारा भारत ने, उसके लिए कौन कौन मारा था? तो पहला था मनिंदर सिंह, ठीक है, मनिंदर सिंह, और दूसरा था गुजरात सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गुरजोत सिंह और मनिंदर सिंह, ये 2 के 2 गोल किए थे पेनल्टी शूट आउट में। तो पेनल्टी शूट आउट में भारत ने पाकिस्तान को पुरुष हॉकी 5S एशिया कप में हरा दिया और फाइनल कौन जीत गया? भारत जीत गया। हम इतना डिटेल करा देते हैं ना कि आपको हर चीज़ आराम से याद रहेगा। क्वेश्चन जब आएगा ना तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, BPSC कुछ भी घुमा दे, आपको ये पूरी कहानी याद रहेगी, ठीक है, कि ये हुआ था, ये हुआ था, इसने। अब इन मनिंदर सिंह और गुजरोत सिंह क्यों बताए? ताकि आपको इतना डीप पता है कि इसके बारे में आप कहीं बता दीजिए कि पेनल्टी शूट आउट में ये दोनों बंदा मारा था, 4-4 से बराबर हो गया था, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बाद ही हो रहा था फाइनल। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आपको करंट सेशन जो है सुबह सुबह कराया जाता है, इसी नाम से है, ऑफिसर सर्कल के नाम से ही है, ठीक है। अगर कोई लोग वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आज का कि G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपाओं की, ये चौथी और अंतिम शेरपाओं की, ध्यान रखिएगा, चौथी और अंतिम शेरपाओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? किसके अंतर्गत? G20 की अध्यक्षता अभी कौन कर रहा है? भारत। अगले साल कौन करने वाला है 24 में? बताइए। ब्राज़ील, ठीक है, ये सब याद रखिए, ठीक है, ब्राज़ील करेगा अगले साल। हम जो क्वेश्चन दिए हुए है कि चौथी और अंतिम शेरपाओं की बैठक इस बार कौन किया है? तो हरियाणा में हुआ है, ठीक है। हरियाणा कहाँ जगह लोकल पूछ दे तो मेवात, ठीक है। अब बताइए भारत जो अध्यक्षता किया है G20 का, तो G20 का थीम भारत ने क्या रखा था? कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं, सभी को याद होना चाहिए हर हाल में। चलिए आज का जो है 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं? देखिए आपके सामने हीथ स्ट्रीक दिख रहे हैं बेचारे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंटरनेशनल खिलाड़ी थे बेचारे। जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, यानी हीथ स्ट्रीक कहाँ के थे? जिम्बाब्वे के थे, ध्यान रखिएगा, कहाँ के थे? जिम्बाब्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आज का 6 नंबर क्वेश्चन है कि डुरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? यानी डुरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, आप ऑप्शन को देख सकते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इसको जीता है, ठीक है। दूसरा है केरला ब्लास्टर ने, तीसरा है मुंबई सिटी ने, चौथा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ये नहीं सोचिएगा कि सर अपने मन से ऑप्शन दे दिए, टोटल के टोटल ऑप्शन से हैं उसी टीम के ही हैं जो सब ये खेलती है फुटबॉल, ठीक है। तो डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, बहुत लोग का आंसर सही भी हो गया होगा। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है, ध्यान रखिएगा, किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट। अब किसको हराया भाई, कहाँ पे खेला था, हम सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल जो है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट बंगाल को हराया है। ईस्ट बंगाल के खिलाफ मोहन बगान खेल रहा था, ईस्ट बंगाल को हराया है और ये साल्ट लेक स्टेडियम में हराया है। तो आप लोग हमको ऑप्शन में कमेंट करके बताइए कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। जल्दी कीजिए आप लोग कमेंट, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ हो जाएगा आपको? कोलकाता में है, ठीक है। तो साल्ट लेक में फाइनल खेला गया था, ध्यान रखिएगा, साल्ट लेक में खेला गया था। किसको हराया है? तो ईस्टर्न बंगाल को हराया है। जीता कौन है? मोहन बगान जीता है। कौन सा कप था? डुरंड कप 2023। पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग को तो अच्छा से इसका अनुभव होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये भी जानना है कि डुरंड कप क्या नंबर का था तो जान लीजिए, बता ही देते हैं। 132वां नंबर था इसका, 132वां संस्करण था ही। इसमें टोटल टीम कितना हिस्सा ली थी? 24 टीम हिस्सा ली थी, ठीक है। इतना ज़्यादा हम फैक्ट नहीं बताना चाहते हैं, फिर भी अगर कुछ लोगों को मज़ा आता होगा जानने में तो आप जान सकते हैं, ठीक है। 24 टीम इसमें हिस्सा ली थी टोटल खेलने में,
जिसमें कौन जीती है फाइनल? मोहन बगान सुपर जायंट जीती है। क्या मान नंबर का ड्यूरन कप था? 132वां नंबर का था। फाइनल कहाँ खेला? साल्ट लेक में खेला गया, ठीक है। किसके विरुद्ध, मतलब कि 2 फाइनल कौन कौन खेला था? तो मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस ईस्टर्न बंगाल खेला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का 7 नंबर। कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसके अंतरिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ, अंतरिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये उनका फिगर लगा हुआ है, ठीक है। दीपक गुप्ता, महेंद्र सिंह, विनोद शुक्ला, रमेश पोखरियाल। इसका सही आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक बने हैं दीपक गुप्ता। क्या हो जाएगा? दीपक गुप्ता। इससे पहले कौन थे? तो उदय कोटक थे। कौन थे? उदय कोटक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका जो है उदय कोटक का 2023 के दिसंबर में सेशन खत्म होने वाला था, दिसंबर में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन ये रिजाइन कर दिए, ठीक है, रिजाइन कर दिए। तो इनके जगह किनको चुना गया है? दीपक गुप्ता को चुना गया है। चलिए आज के नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है आज का कि चंद्रयान 3 में काउंटडाउन का आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? बताइए। अभी तुरंत चंद्रयान 3 गया ही है, अपना सफल लैंडिंग किया है, और इसके जो है काउंटडाउन समझते हैं ना? जो चंद्रयान जो वीडियो आया था आप लोग के पास, या लाइव कुछ लोग देखे होंगे, देखेंगे ऐसे आवाज़ आता 5 4 3 2 1। ये जो काउंटडाउन गिनती जो होता है, और 1 के बाद जो है लैंड, मतलब कि यहाँ से निकल गई थी अंतरिक्षयान, तो वही काउंटडाउन आवाज़ कौन दिया था? तो यही ये है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, यही थी। और ये अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम तो क्या? ऑप्शन 4 दिख रहा है आपको, एन वलारमथी, पी वलरमथु, एम कृष्णानवी, एन शंकरन। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो एन वलारमथी जो है ए नंबर ऑप्शन ये सही था। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन का आवाज़ 5 4 3 2 1 यही बोली थी, ठीक है। यही साइंटिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। इनका निधन चेन्नई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चंद्रयान से रिलेटेड बहुत चीज़ बता चुके हैं। अब स्पेशल वीडियो चंद्रयान पर और आदित्य L1 पर बनेगा, एक चंद्रयान पर एक आदित्य L1 पे। चंद्रयान 3 यहाँ से छोड़ा कब गया था? तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई को। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर किस दिन लैंड किया है? तो 23 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त को। ये सब चीज़ एकदम दिमाग में हमेशा होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये सब तो रटा रटाया चीज़ है, इसके जितने फैक्ट्स हैं सभी। चलिए आज का 9 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यानी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? भाई सिंगापुर का राष्ट्रपति तो हम क्यों पढ़ेंगे? अरे हमारा ही कोई होगा, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं उसको। ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर के जो नए राष्ट्रपति बने हो कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। यानी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन चुने हैं? ये आपके फोटो लगे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन है ABCD में, देख लीजिए। थर्मन सनगुरमोल, श्रीली सिनलुंग, हलीमा याकूब या सन मुगलोत्तम। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसका सही हो जाएगा थर्मन सनमुरस्तम। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए ये सिंगापुर के कैमे राष्ट्रपति है? तो 9वें राष्ट्रपति है, ठीक है। पूछ दिया था एक बार, पता है ना, किसी देश का कोई एग्जाम कि वो कैमे प्रधान, मतलब अमेरिका का ही पूछा था, कैमे राष्ट्रपति हैं। तो ये तो हम सिंगापुर के पहले देखेंगे कि 9वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और किस पार्टी से हैं? तो PPA का फुल फॉर्म क्या होगा? पीपुल्स एक्शन पार्टी। PAP होना चाहिए था ना, PAP, मिस्टेक, PAP हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, PAP, पीपुल एक्शन पार्टी, ठीक है, ये हो जाएगा फुल फॉर्म। चलिए इस 9वें नंबर के हैं, तो 8वें नंबर के कौन थे? वो इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं। 8वें नंबर के जो थे उसका नाम था हलीमा याकूब। क्या नाम था? ये तो लिखा ही है 8वें नंबर के, हलीमा याकूब। ऑप्शन में हम दिए ही थे, तो ये हलीमा याकूब हो जाएंगे 8वें नंबर के। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सिंगापुर की फर्स्ट महिला थी, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति थी, फर्स्ट महिला राष्ट्रपति थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगर सिंगापुर का जो है ये कह दिया जाए प्राइम मिनिस्टर अभी वर्तमान में क्या है, तो उनको भी ऑप्शन में हम दे दें श्री ली सिन लुंग जो है ये वहाँ के क्या है? PM है, ध्यान रखिएगा, ये PM है, ये 8वें नंबर की हो जाएंगी। चलिए और चीज़ जान लीजिए सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? बताइए कोई लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कैपिटल कीजिए। कैपिटल उसका सिंगापुर सिटी, जो नाम है उसमें सिर्फ सिटी लगा देना है। क्या लगा देना है? सिटी, ये उसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। चलिए सिंगापुर अगर कहते किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में ही पड़ता है। एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी इलाका में पड़ता है। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए। हाँ एक चीज़, ये जो बताया हम भारतीय मूल के हैं, तो इससे पहले भी क्या कोई बने हैं भारतीय मूल के? तो इससे पहले 2 व्यक्ति और जो थे, सभी लोग नोट करते रहिएगा, बाद में तो हम क्लियर कर ही देंगे, सारा चीज़ ना मिटा ही देंगे। तो इससे पहले 2 व्यक्ति और बन चुके हैं, ठीक है, सिंगापुर के
राष्ट्रपति। भारतीय मूल के 2 व्यक्ति और, ये तीसरे हैं, ये 3rd नंबर पे गए हैं, ठीक है। भारतीय मूल के 3rd है और सिंगापुर के राष्ट्रपति कह देंगे तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इससे पहले 2 कौन कौन थे, तो सीवी देवन नायर, हाँ सीवी देवन नायर थे एक, और एक थे एस रामनाथन, ध्यान रखिए एस रामनाथन। ये 2 व्यक्ति पहले ही सिंगापुर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये तीसरे नंबर पे थर्मन बने हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब भारतीय मूल के तीनों के तीनों हैं, इसीलिए हम इसको पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम 2.0, अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। खजब का क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक है, लेकिन हम पूछे हैं अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम 2.0, तो 2.0 की शुरुआत हुई थी, इसका मतलब है कि पहले भी हुआ होगा, ठीक है, अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, उसके बाद दूसरा वर्जन उसका आया है। तो अडॉप्ट ए हेरिटेज साइट स्कीम जो है 2.0, इसकी शुरुआत 4 सितंबर 2000 को की गई। कितना सितंबर, 4 सितंबर। आज कितना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, 5 है। ये 4 सितंबर 2023 को की गई है, ठीक। अब ये पहला बार कब किया गया था, अगर अडॉप्ट ए हेरिटेज साइट पहला बार कब किया गया था, 2017 में किया गया था, ध्यान रखिए कब किया गया था, 2017 में। वो किया गया था 27 सितंबर को। तो पहला स्कीम आया था कब, पहला आया था 2017 में, दूसरा आया है 4 सितंबर 2023 को। ये दोनों का दोनों सही हो गया आपका। चलिए और इसमें हम बातें करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में कि आखिर इसके तहत होता क्या है, यानी अडॉप्ट हेरिटेज साइट क्या है स्कीम। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 में किसने किया था, अलेक्जेंडर किंघम ने किया था। ये ASI के द्वारा जो है और भारतीय पर्यटन विभाग के द्वारा जो भारत के धरोहर स्थल हैं, ठीक है, भारत के जो धरोहर स्थल है उन धरोहर स्थलों को क्या कर दिया जाता है, प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाता है ताकि उसका देखरेख अच्छे से हो सके, ध्यान रखिएगा। अब आप दिमाग लगाइए कि निजी कंपनी को जो अपनी हेरिटेज साइट को सौंपा जाता है तो बहुत सारे को सौंपा गया होगा। आप याद रखिए लाल किला डालमिया को दिया गया, बहुत बवाल हुआ था कि सरकार ने लाल किला बेच दिया, तो लाल किला डालमिया को सौंपा गया था इसी स्कीम के तहत। हजरा मंदिर जो है कहाँ है, हम्पी में है कर्नाटक में, कुतुब मीनार दिल्ली में है, अजंता गुफा महाराष्ट्र में, जंतर मंतर ये सभी जो है दिए जा चुके हैं। तो हजरा मंदिर, कुतुब मीनार, अजंता गुफा ये तीनों के तीनों दिए गए यात्रा ऑनलाइन को, ठीक है। और जंतर मंतर जो दिया गया है APJ पार्क होटल को। ये सभी हम जो बोलते हैं उसको लिखना है आप लोगों को, ठीक है। हजरा मंदिर, कुतुब मीनार, अजंता गुफा ये सब किसको दिया गया था, यात्रा ऑनलाइन को। लाल किला किसको दिया गया, डालमिया को। जंतर मंतर किसको दिया, APJ पार्क होटल को, ठीक है। ये क्या है, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत हमारे जो हेरिटेज हैं उसे निजी कंपनियों को सौंप दिया जाता है ताकि उसकी अच्छी सी देखरेख करे और उसके लिए सरकार को उसके बदले पैसा देता है वसूल के। जो लोग पर्यटक आते हैं घूमने के लिए उस पर टिकट लगती है, आप लोगों को पता होगा। ये जो व्यक्ति जैसे मानिए कुतुब मीनार को जो व्यक्ति लेगा, जो निजी व्यक्ति, उसका नाम क्या होगा, तो उसको बोलते हैं स्मारक मित्र। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, स्मारक मित्र बोलते हैं, ठीक है। हम इतना चीज़ बता देंगे ना कि क्वेश्चन कहीं से आएगा आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। स्मारक मित्र ध्यान रखिएगा, स्मारक मित्र उसको बोलते हैं, ठीक है। 2023 में दूसरा लाया गया है 4 सितंबर को, 27 सितंबर को लाया गया था, 2017 में पहला बार, 2023 में दूसरा बार है। चलिए ये क्वेश्चन लगता है बहुत हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बेचारे देखने में, ठीक है। तो नए अध्यक्ष जो है R माधवन, पीयूष मिश्रा, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। तो फोटो देख के तो 2 आंसर तो आप लोग गलती कर दिए होंगे, कुछ लोग 3 कर दिए होंगे गलत, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, R माधवन हो जाएगा। ये जो है किसके अधीन आता है बताइए, तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये किसके अंतर्गत आता है, कोई आदमी का आंसर पता है तो मारिए कॉमेंट सेक्शन में धाई दबर। इसका सही आंसर होगा सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आएगा। किन्हीं कोई दिक्कत, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है। चलिए इसमें और कुछ जानना है तो जान लीजिए थोड़ा सा। ये जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी, 1960 में, ध्यान लिखिएगा, ठीक है। 1960 में स्थापना हुआ था। इसका अगर हेडक्वार्टर कह दे तो पुणे है। कहाँ है, पुणे है, ठीक। इससे ज़्यादा मत जानिए इसके बारे में, ज़्यादा उतना ये है नहीं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि RBI के किस गवर्नर को अमेरिकी पत्रिका जो है ग्लोबल फाइनेंस ने सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया है।
सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर का सम्मान जो है किसको दिया है? फोटो दिख रहा है, कितने हंस रहे हैं, खुश हैं बेचारे, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर हैं। तो रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, मनमोहन सिंह में मारना है आपको आंसर। अब इस शक्तिकांत दास हो जाएगा इसका सही आंसर। फोटो से तो आप लोग अंदाजा लगा ही लिए होंगे। चलिए, तो इस अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस ने सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर फर्स्ट रैंक दिया है इनको, A+ रैंकिंग इनको दिया है, ठीक है, ध्यान रखिए, A+ रेटिंग इनको दिया है। ये दुनिया के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नर को रेटिंग देती है, ठीक है। ये पत्रिका कौन सी पत्रिका? ग्लोबल फाइनेंस। इसमें अपने शक्तिकांत दास जी को क्या रखा? फर्स्ट रैंक पे रखा, A+ रैंकिंग दिया है। चलिए, अब इसके बारे में और सारे हम फैक्ट जानेंगे, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आरबीआई से क्वेश्चन आना बहुत आसान बात है एग्जाम में। सही आंसर आप जान गए उससे काम तो चलने वाला नहीं, हमको इसको स्टैटिक पोर्शन को भी देखना है। चलिए, तब स्टैटिक पोर्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें पहला है कि शक्तिकांत दास कैवें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है, तो 25वें नंबर के गवर्नर है। कैवें नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं, 25, ध्यान रखिएगा, 25 नंबर के हैं गवर्नर। उसके बाद ये बता दीजिए कि इससे 24वें नंबर के कौन थे? तो उर्जित पटेल, ये जो हम लिखे हैं ये 24वें नंबर के थे, ध्यान रखिएगा। क्या नंबर के थे? 24वें नंबर के थे। रघुराम राजन जो ये लिखे हैं ये क्या नंबर के थे? 23 नंबर के थे। ऐसे हम ऐसे बता दिए। चलिए, अब हम जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना जो 1935 में हुई थी उस टाइम गवर्नर कौन थे? पूछा जाता है ना। ऑसबर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिएगा, हम क्या लिख रहे हैं बोर्ड पे ये नहीं देखना, आपको देखना है कि आपको अच्छा से लिखना। ऑसबर्न स्मिथ, आपको पता है कि हम सिर्फ मोबाइल से और उंगली से बनाते हैं, तो उंगली से जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसी हिसाब से ना राइटिंग बैठेगा। ऑसबर्न स्मिथ हो जाएगा इसका, ठीक है। 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर ये पता चल गया। 1935 में आरबीआई गवर्नर पता चल गया। अब पूछते हैं आपसे गजब का क्वेश्चन। गजब का क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, समझाते हैं। आरबीआई की शाखा कितनी है पूरे भारत में? अभी 31 शाखा है, 31 शाखा है आरबीआई की पूरे भारत में, अभी 31 शाखाएं हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बता दीजिए। आरबीआई का जो दो क्वेश्चन खूब ज़्यादा पॉपुलर है आरबीआई से, कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ है, आपको पता है। उस टाइम गवर्नर थे, सब कहेगा LK झा, बिल्कुल सही है, लक्ष्मीकांत झा। कौन सा झा? LK झा, आप लोग मार लीजिए आंसर, ठीक है, LK झा। लेकिन कह देगा आरबीआई की जो ये हो राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस टाइम गवर्नर कौन था? तो आरबीआई का यह है राष्ट्रीयकरण कितना हुआ है? डेट बताइए, कोई लोग को पता है डेट? 1 जनवरी 1949 को हुआ है, 1 जनवरी 1949 को। तो इस टाइम गवर्नर कौन थे? तो 1943 से 49 तक गवर्नर रहे हैं आपके CD देशमुख, 43 से 49 तक। तो आज़ादी के समय भी और आरबीआई के गवर्नर, और प्लस में क्या, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय भी आरबीआई के गवर्नर, दोनों कौन हो जाएंगे? CD देशमुख हो जाएंगे, CD देशमुख। इतना एक्स्ट्रा इसलिए बता देते हैं ना कि आप स्टैटिक पोर्शन जीके जो है वो भी आप इसी से तो एग्जामिनर क्या करता है, जैसे अभी हाल के चर्चा में क्या है, अभी आरबीआई है तो आरबीआई से उठा क्वेश्चन तो दे देगा आपको स्टैटिक पोर्शन में, ठीक। उसको थोड़ी हमेशा किताब उल्टा के वो देखता है, वो भी तो ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता है ना कि जो चीज़ चर्चा में है उससे क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है कि डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद, देख लेना भाई का फोकस देखिए, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल ऐसे ही नहीं हो जाता है, ठीक है। मतलब लोग कहेंगे बचपन से, कितना कॉन्सेंट्रेशन है बंदा का, ठीक है। इनके कितने, कोई भी पिक आप गूगल पे देख लीजिए, कितने कॉन्सेंट्रेट दिखते हैं कोई चीज़ पे। तो डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, टेनिस, ठीक है। किससे है? तो आप तो ऐसे मार दीजिएगा, शतरंज से है, ठीक है। शतरंज के, और शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? चलिए कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो शतरंज के जन्मदाता भारत को कहा जाता है। और नया हम सिखाते हैं आज आपको, शतरंज का जन्मदाता भारत तो आप जानते ही थे। शतरंज का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम बताइए कोई लोग, मारिए कमेंट सेक्शन में। चतुरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुरंग। क्या बोलते हैं? चतुरंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये जो शतरंज है पुराना नाम चतुरंग हो गया, भारत में शुरुआत हुई है, ठीक है। ये सब शतरंज के खिलाड़ी थे। ये बताइए हमको कि इंटरनेशनल कौन सी संस्थाएं हैं जो शतरंज के लिए है? जैसे आईसीसी क्रिकेट के लिए, शतरंज के लिए कौन सी है? FIDE है, FIDE, FIDE है। तो हमें ये बता दीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसका 2 फुल फॉर्म होता है, जो माना जाता है एक, और एक जो है जो इस वर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो लोग को पता होगा बताइएगा जरूर, ठीक है। तो ये 2 खिलाड़ी है, डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद। और भी खिलाड़ी हैं इसके, प्रज्ञानंदन है, विदिति संतोष गुजराती है, अर्जुन जो है
अर्जुन सिंह रोशी है, ये सभी खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो फिडे आपको बताया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुआंस है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है लुआंस, लुसाने, लुआंस मिस्टेक हो गया, लुसाने हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने है। इसकी एस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैक्ट हो गया इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इतना जान लीजिए कि बार बार एक ही क्वेश्चन में जानेंगे नहीं सब चीज़, तो कहीं कुछ भी क्वेश्चन आ जाए गलत होने का तो चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है। पहली बार कब लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराए जाने लगे? शुरुआत में भारत जब आज़ाद हुआ ना, अभी आप पढ़े हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो आपको लग रहा है पहला बार ऐसा होगा। नहीं भाई, 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत पहले था, ठीक है। 1 नेशन और 1 इलेक्शन पहले से ही था, उसको चेंज की थी सरकारें ने, वो फिर से लाया जा रहा है। तो पहली बार कब लोकसभा और विधानसभा चुनाव को अलग किया गया? भारत आज़ाद जब हुआ था उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन था ही, एक तरह से मानिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रही थी। कब तक हुई है आज़ादी के बाद? तो 1967 तक हुई है। बताइए आप, हम इनका फोटो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का क्यों लगा रखे हैं? तो बहुत लोग समझ गए होंगे क्यों लगा रखे हैं, ठीक है। क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन कमीशन जो है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? अपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। एक और बता दीजिए हम लोग को कि किसान का जो है आय दुगनी करने की बात हुई थी, किसान के आय को दुगनी करने की बात हुई थी, किसान के इनकम को मान लीजिए, ठीक है, किसान के इनकम को दुगनी करने की बात हुई थी, ठीक। तो इनको दुगनी करने के लिए बात जो हुई थी उसके लिए कौन सी एक कमेटी बनाई गई थी? ऑप्शन बता दीजिए हमको, ठीक है, मतलब आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। बताइए, 1 सेकंड के लिए रोके हैं, पॉज कीजिए वीडियो को। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जो बताए हैं सही है, अशोक दिलवाई समिति। अशोक दिलवाई, कौन सी समिति? अशोक दिलवाई समिति, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका कि किसानों के इनकम को दुगना करने के लिए इसी कमेटी का गठन किया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि आदित्य L1 मिशन में L का मतलब क्या है? इसको लास्ट में इसीलिए रखे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा बोलना है। आदित्य L1 मिशन में L क्या है भाई? लैंग्वेज पॉइंट, लैटिट्यूड पॉइंट, लॉन्गर पॉइंट और लैंटिट्यूड पॉइंट। 199 लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन सभी लोग रटे हुए हैं। तो आदित्य L1 मिशन में L क्या है? तो L जो है लैंग्वेज पॉइंट है। आखिर क्या होता है लैंग्वेज पॉइंट? पूरा समझेंगे चीज़ों का, ऐसे रटने से फ़र्क नहीं पड़ता हमें। जो लोग टेलीग्राम से, उनको पता है कि हम चीज़ को कितना ज़्यादा समझाते हैं और समझते भी हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा जो है जुड़ते हैं। तो समझना सबसे ज़्यादा चीज़ है, रटने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अब आदित्य L1 मिशन के बारे में सभी लोगों को पता है कि ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए गया है। किसका अध्ययन करने के लिए गया है? सूर्य का। सबसे लास्ट में सीखेंगे L का मतलब कि लैंग्वेज पॉइंट होता क्या है। ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए गया है, सूर्य पर भेजा गया, ये पहला उपग्रह फर्स्ट है, ठीक है, उसके अध्ययन के लिए। किसने छोड़ा है? तो इसरो ने छोड़ा है। ये सब रटा हुआ है, सभी लोगों को रटे हैं ना। इसरो ने कहाँ से छोड़ा है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा है, ठीक है। कितना डेट को छोड़ा था? तो 2 सितंबर को छोड़ा था। और क्या इसमें जाना था? हाँ, इसका कौन सा यान है, किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो PSLV-C 57 से छोड़ा गया है। ये सब आप लोग रट चुके हैं, ठीक है। नहीं रटे हैं तो रट लीजिए भाई साहब, ठीक है। ये सब चीज़ सभी को पता होगा लगभग। हम बताए L का मतलब क्या है। जैसे मानिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं ये क्या है? सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है। इसके चारों तरफ जो है, हम पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है मान लीजिए कुछ दूरी है बहुत सारा दूरी, आपको याद होगा। तो L1 L2 L3 L4 L5 क्या है एक्चुअल में? जी L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। 5 पॉइंट है टोटल। कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट, ध्यान रखिएगा, टोटल 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट क्या है भाई? तो लैंग्वेज पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं, लैंग्वेज पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं कि सूर्य भी एक गोला है, आपको पता है सूर्य भी एक गोला है, पृथ्वी भी एक गोला है। तो 2 गोलाओं के बीच कौन सा बल लगता है? आपको पता होना चाहिए। 2 गोलाओं के बीच कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना। तो 2 गोला यानी सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ऐसा पॉइंट जहां पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाते हैं, यानी वैसा पॉइंट जहां पे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाते हैं, उसी को लैंग्वेज पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? लैंग्वेज पॉइंट क्या है? L1 पॉइंट, L2 इस समझेंगे। लैंग्वेज पॉइंट समझ में आ गया, उसी L का मतलब होता है लैंग्वेज। तो ये जो सूर्य है, ये जो पृथ्वी है, दोनों एक दूसरे में गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। तो जिसका जो है मानिए भार ज़्यादा होना चाहिए, वो जल्दी स्पीड में खींचता उसको अपनी तरफ, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो आप देखे होंगे। तो
लैग्रेंज पॉइंट आप समझ गए, L1 L2 L3 L4 L5, तो एक पॉइंट पे नहीं, 5 ऐसे बिंदु है टोटल 5 ऐसे बिंदु है, 5 हो गया ना, जिसको हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट टोटल सूर्य का। सबसे दूर वाला जो बिंदु है L1, यहीं पे L1 कक्षा में, ऐसे मानिए कक्षा बन रहा है, L1 कक्षा में हम अभी आदित्य मिशन को शिफ्ट किए हैं L1 में। यहाँ से 24 आवर सूर्य पे क्या रखेगा, नज़र रखेगा आदित्य L1 मिशन, और इसके अध्ययन करके देगा कि क्या क्या है। इस सूर्य से बहुत दूर है, ठीक है। और ये सूरज और पृथ्वी, L1 पॉइंट और पृथ्वी के बीच दूरी मात्र 15 लाख, कितना लाख, 15 लाख किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं मुंह से, आप लोग आप उसको समझ लीजिएगा कि L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जहाँ पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जिस बिंदु पे इक्वल हो जाता है, बराबर होता है, उसे लैग्रेंज पॉइंट करते हैं। ऐसे 5 पॉइंट निकले हैं टोटल, 5 पॉइंट। ये जो पहला पॉइंट है L1, उसी के कक्षा में जो है, अभी L1 कक्षा में हमने सूर्य के L1 कक्षा में क्या भेजा, आदित्य 1 मिशन भेजा है। ये यहाँ से 24 आवर 24 घंटा क्या करेगा, सूर्य पे निगरानी रखेगा और सूर्य का अध्ययन करके हमको जानकारी देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज जो है मात्र तीसरा दिन था, ठीक है, हमें कुछ नहीं आता था यूट्यूब पे, लेकिन क्या रहा हम लोग, मतलब जो आप बताए थे कि ये सब सर सुधार कीजिए, जो टेलीग्राम पे पर्सनली बताए थे लोग, तो वो बताएंगे कि हाँ क्या सुधार है और क्या करने की ज़रूरतें हैं आगे, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।